यहाँ से भाई अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 89 तक कवर कर लिया था भाई। आज के सेशन में हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 90 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 125 तक कवर कर लेंगे और इसी के साथ भाई आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है 100 वोल्ट सेकेंडरी फीड अ सिलिकॉन रेक्टिफायर। तो कभी कभी क्या होता है भाई, क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आया, तो क्वेश्चन को आपको बार बार पढ़ना है, तोड़ तोड़ के पढ़ना है। यहाँ पे देखिए सेकेंडरी वर्ड यूज किया गया है, तो हम लोग को पता भाई सेकेंडरी हो या फिर प्राइमरी हो, ये किसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं, ट्रांसफॉर्मर के लिए भाई। तो एक ट्रांसफॉर्मर दिखा देते हैं, तो यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना 100 वोल्ट आरएमएस सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब क्या कि भाई ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी साइड में मेरा यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, इसका जिक्र कर रहा है भाई। और ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये फीड कर रहा है, यानी सप्लाई कर रहा है भाई किसको, सिलिकॉन रेक्टिफायर, यानी ये एक रेक्टिफायर से कनेक्टेड है भाई। तो ब्लॉक डायग्राम से पहले समझिए। अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर भाई इसका जिक्र नहीं किया है, ठीक है ना। और ये रेक्टिफायर के अंदर जो डायोड है भाई वो आइडियल है या फिर भाई इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये भी जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ता है, तो भाई बोल रहा है 100 वोल्ट आरएमएस सेकेंडरी फीड अ सिलिकॉन रेक्टिफायर एंड अ कैपेसिटर फिल्टर। तो भाई इसके आगे जो है मेरा एक कैपेसिटर फिल्टर लगा हुआ है विथ नो लोड, यानी यहाँ पे भाई जैसे लोड लगाते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग को लोड नहीं दिखाना भाई, कोई भी लोड हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया। तो बोलते तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के पास जो वोल्टेज है भाई आपको बताना है कितने के बराबर होगा, समझ गए। तो हम लोग यहाँ पे भाई थोड़ा सा ये एज्यूम करके चलते भाई, मान लेते मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना, हाफ वेव फुल वेव कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हाफ वेव मेरे को बनाना यहाँ पे भाई इजी हो जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मर हो गया भाई, इसका सेकेंडरी हो गया, और ये हाफ वेव का भाई एक डायोड मैं दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ पे भाई मेरा एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मुझे बताइए रेक्टिफायर के ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट साइड में क्या है मेरा, इस तरीके का साइनसोइडल वोल्टेज होगा भाई, जिसका आरएमएस वैल्यू दिया 100 वोल्ट। तो भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा बताइए, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 100 को √2 से गुना किया, √2 का मान कितना होता है 1.41 होता है भाई, तो 100 यानी 141.4 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा ये आएगा 141.4 वोल्ट, ठीक है भाई। अब ये डायोड से होकर के भाई मेरे को कैसा वेवफॉर्म देगा, हाफ पॉजिटिव फिर नेगेटिव में रिवर्स वाइज, फिर इस तरीके का आउटपुट बना के देगा, सही बात है। तो हम लोग यहाँ पे भाई सबसे पहले हाफ पॉजिटिव के लिए बात कर रहे हैं भाई, ठीक है ना, मतलब इनपुट साइड देख रहे हैं यहाँ पे भाई, इनपुट जो है साइनसोइडल तो होगा ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी साइड में। तो भाई अभी मैं हाफ पॉजिटिव के लिए देख रहा हूँ भाई, हाफ पॉजिटिव में क्या होगा, तो हाफ पॉजिटिव को मैं यहाँ पे बड़ा करके दिखा रहा हूँ। असल में मैक्सिमम वैल्यू भाई कितना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है 141.4 वोल्ट, ठीक है। तो मान लेते भाई कि अभी भाई हम लोग यहाँ पे ये 0 ले लेते हैं, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू यानी यहाँ पे π/2 है और ये मेरा पाई है भाई। तो सबसे पहले जैसे से मेरा वोल्टेज बढ़ेगा, ये वोल्टेज का ग्राफ है और ये मेरा टाइम है भाई, यानी इनपुट वोल्टेज की बात कर रहे हैं ये वाले वोल्टेज, ठीक है। इसका हाफ साइकिल मैंने यहाँ पे दिखाया भाई। तो भाई जैसे से मेरा टाइम बीतेगा वैसे वोल्टेज बढ़ेगा, 0 फिर 5 10 15 20 ऐसे बढ़ते जाएगा भाई, समझ गए। यानी ये जो डायोड है भाई इसका प्लस होगा, ये माइनस होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल भाई मान लीजिए प्लस है माइनस है, यानी फॉरवर्ड बाइस होगा। इसका मतलब क्या है, शॉर्ट हो जाएगा, मतलब इसमें करंट बहेगा, सर्किट कंप्लीट हो गया ना, तो एक करंट बहेगा। इस करंट को मैं क्या बोलूँ, आईसी मान लेते भाई, चार्जिंग करके भाई करंट बहने का मतलब क्या है कि भाई कैपेसिटर चार्ज होगा। कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, फिर यहाँ पे कैसे करंट बहता है भाई, करंट बहने का मतलब है कि भाई ऊपर से करंट आ रहा है ना, समझते क्या, नीचे वाले प्लेट से इलेक्ट्रॉन ले करके, यानी इलेक्ट्रॉन छीन करके दूसरे प्लेट में जमा कर रहा है भाई। कोई भी अगर आपका इस तरीके का कैपेसिटर, इसको अगर आप बैटरी से जोड़ देते हैं तो इसमें करंट कैसे बहता है, करंट का मतलब क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई, इलेक्ट्रॉन का बहाव होगा तभी भाई करंट मिलेगा, समझ में आया। तो भाई ये बैटरी क्या करता है बताइए, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इससे छीन करके भाई फिर इसमें जमा करेगा, यानी यहाँ पे भाई इलेक्ट्रॉन का कम ही हो रहा है, इसका मतलब क्या है, प्लस 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 माइनस 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 माइनस। मान लेते भाई 12 वोल्ट का लगा हुआ है ये, समझ गए। तो भाई ये बैटरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन कब तक छीनते रहेगा, जब तक कि ये पोटेंशियल इसके पास ना बन जाए भाई, क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है ना भाई, ये प्लस 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 होते जा रहा है माइनस, समझ गए। तो भाई इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस वायर से होते हुए, बैटरी से होते हुए ऐसे जा रहा है ना, ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है मतलब क्या है, इसमें करंट बहेगा भाई, जिसको हम लोग कैपेसिटर करंट बोलते हैं, फिर चार्जिंग करंट बोलते हैं भाई। वही चीज यहाँ पे भाई कि डायोड मेरा फॉरवर्ड बाइस हो गया, मतलब ये तो स्विच की तरह क्लोज काम कर रहा है ना, ये क्लोज हो जाएगा, मतलब शॉर्ट हो जाएगा भाई। तो ओवरऑल करंट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब क्या कि भाई नीचे वाले प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेकर के दूसरे में
ऊपर वाले प्लेट में जमा कर रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है ना करंट के डायरेक्शन मुकाबले, तो ये मेरा प्लस 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 क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन छीना जा रहा है और ऊपर में जमा किया जा रहा है भाई। तो मेरा सवाल है भाई कि कब तक चार्ज होगा, कि भाई वोल्टेज बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है भाई करंट बढ़ते जाएगा, समझ गए, फॉरवर्ड बाई सही है। तो π/2 तक मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक भाई ये कैपेसिटर मेरा चार्ज होगा, और इस पॉइंट पे यानी इस इंस्टेंट पे यानी π/2 पे भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 141.4, यानी इस कैपेसिटर के पास मान लेते हैं 141.4 वोल्ट तक ये चार्ज हो गया। अब इसके बाद क्या होगा इसको समझिए आप ध्यान से, क्योंकि भाई ये 141.4 वोल्ट पे है तो सीधी सी बात है इसको ग्राउंडेड मान लिया ना, ये नीचे वाला तार भाई ग्राउंडेड मान लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत है तो भाई 0 वोल्ट पे समझ 141 वोल्ट यहाँ पे भी होगा, इस वाले पॉइंट पे भी होगा भाई, इस पॉइंट पे इसका मतलब क्या कैथोड पे भी है। इसका मतलब क्या कि भाई 0 से लेके π/2 तक इसके पास अगर वोल्टेज 141.4, इसका मतलब क्या है जो डायोड है इस डायोड का जो कैथोड है भाई ये भी कितने वोल्ट पे आ गया है 141.4 वोल्ट पे आ गया भाई। लेकिन आप π/2 के बाद देखिए ना वोल्टेज मेरा गिरना स्टार्ट हो चुका है भाई, यानी आपका 141.4 वोल्ट से घट रहा है, कमते जा रहा है, अब गिरना स्टार्ट कर दिया है इसने, समझ गए। इसका मतलब क्या कि भाई एनोड पे अब जो है 141.4 से हमेशा कम ही वोल्टेज रहेगा भाई, इस साइड में आपका वोल्टेज 141.4 से कम हो चुका है, तो भाई इधर मेरा वोल्टेज कम हो चुका है, इधर मेरा वोल्टेज कैपेसिटर चार्ज के कारण क्या है 141.4 वोल्ट पे ही बना हुआ। इसका मतलब कैथोड मेरा हायर पोटेंशियल है, एनोड मेरा लोअर पोटेंशियल है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई डायोड ऑफ हो जाएगा, समझे। सिर्फ 0 से लेकर π/2 तक ही डायोड एक तरीके से कंडक्ट किया भाई, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल कैपेसिटर कितने तक चार्ज हुआ भाई, क्योंकि भाई इसके बाद ये कंडक्ट ही नहीं करेगा ना, इतने देर के लिए कंडक्ट ही नहीं करेगा, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है भाई तो नेगेटिव हाफ साइकिल तो इसको रिवर्स करके रखेगा ही रखेगा, समझ में आया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑन ही नहीं होगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो आएगा तो भाई क्योंकि डिस्चार्ज हुआ ही नहीं एक तरीके से पूरा का पूरा, यहाँ पे भाई कोई लोड नहीं लगा ना, सर्किट ओपन है, तो भाई हमेशा ये 141.4 वोल्ट पे बना हुआ रहेगा और ये हमेशा भाई उससे कम ही रहेगा, तो भाई ये कभी भी ऑन होगा नहीं फिर, यानी सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके π/2 तक के लिए कंडक्ट करेगा, उसके बाद भाई ये कैपेसिटर इतने पे चार्ज होकर के ये ओपन हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा था भाई कि कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, तो सेकंड आंसर हो जाएगा 140.7 मतलब 141 मान के चल सकते हैं आप, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, मतलब इसको ड्रॉप भी ले लीजिए ना, अगर ड्रॉप भी लेके चलते तो कुछ ना कुछ वोल्टेज और घट जाएगा भाई, ठीक है। 141.4 है ना, तो अगर 0.7 घटा दे तो कितना आएगा आपका, 0.7 घटा दिए भाई तो उतना ही तो आएगा इसमें। ये डायोड ले लीजिए आइडियल, ये प्रैक्टिकल भाई, देखिए 141.4 में से घटाते हैं अगर 0.7, बिल्कुल सही है 40.7 वोल्ट आ जाएगा, मतलब यहाँ का भी ड्रॉप लेके चलना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई, यहाँ पे देखिए फिगर दिखाया है, फिगर दिखा दिया गया भाई आपका, यहाँ पे बोलता है शो अ फुल वेव रेक्टिफायर एंड चोक इनपुट फिल्टर वेयरएज इन फिगर सेकंड द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म द रिपल फ्रीक्वेंसी इज, मतलब भाई ये मेरे पास एक ब्लॉक डायग्राम दिखा दिया, इसका जो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म ये बता दिया आपका, ठीक है। तो बोलता है रिपल फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो देखिए भाई फुल वेव रेक्टिफायर है ना, तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है आपका, जो भी अगर ये इनपुट 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट में जो वेवफॉर्म बनेगा इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, डबल हो, यानी 100 हर्ट्ज हो जाएगा भाई, समझ गए, ये 100 हर्ट्ज हो गया। तो ओवरऑल इसको हम लोग बोलते हैं रिपल्स भाई, मतलब ये डीसी कंपोनेंट है, डॉटेड से दिखाया है, और डीसी पे मेरा एसी कंपोनेंट एक तरीके से सुपर इम्पोज्ड हो रखा है ये, ठीक है ना। तो इस एसी कंपोनेंट का आपका यहाँ पे एक तरीके से फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो भाई ये एक तरीके से फंडामेंटल कंपोनेंट दिखाया है इसने। फूरियर सीरीज पढ़ेंगे तो फूरियर सीरीज में आपको समझ में आएगा भाई, फंडामेंटल कंपोनेंट और फंडामेंटल का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, जो भी आपका वेवफॉर्म होगा उसका जो भी फ्रीक्वेंसी होती है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना 100 हर्ट्ज है भाई, तो इसका फूरियर अप्लाई करेंगे तो उसमें जो फंडामेंटल आएगा उस फंडामेंटल का भी 100 हर्ट्ज के बराबर ही होता है भाई, क्लियर है। तो इसका थर्ड आंसर हो जाना चाहिए, देख लेते हैं इसका आंसर 91 का भाई, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है द पीक टू पीक रिपल वोल्टेज। देखिए भाई रिपल वोल्टेज का मतलब ही होता है पीक टू पीक भाई, समझ में आया। तो यही तो आपका जो ऊपर नीचे हो रहा है भाई, इसी को तो हम लोग रिपल्स बोलते हैं, समझ में आया। तो ऑलरेडी आपका यहाँ पे दिए, देखिए यहाँ से लेके यानी ये जो है और ये वाला वोल्टेज भाई, तो इनका जो है आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पीक टू पीक वोल्टेज जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है 10 वोल्ट के बराबर है, ठीक है। तो 10 वोल्ट आ जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन है, देखिए रिपल वोल्टेज क्या होता है ना, समझा देता हूँ मैं आपको। रिपल वोल्टेज का मतलब होता है भाई, जैसे मान लेते हैं आपने अभी फिल्टर सर्किट किया ना, तो भाई इसमें इस तरीके का वेवफॉर्म मिलेगा आपको, समझना है। तो ये जो इसका मैक्सिमम हाइट है ना,
ये मैक्सिमम हाइट है, ये मिनिमम हाइट है भाई, क्योंकि यहीं तक नीचे गया ना, तो इसी को हम लोग रिपल वोल्टेज बोलते हैं भाई। क्लियर है? तो रिपल वोल्टेज सीधे सीधे क्या है कि भाई कितना मैक्सिमम, मतलब वेव फॉर्म जो है कितना ऊपर गया और कितना नीचे तक गया भाई। जैसे अगर हम लोग बिना फिल्टर का देखें आउटपुट, तो भाई इस तरीके का आ रहा है ना, तो भाई इतना मतलब इतना मैक्सिमम गया और नीचे एकदम जीरो तक आ गया भाई, तो इसमें रिपल्स ज़्यादा है क्योंकि इसका हाइट ज़्यादा है भाई। लेकिन यहाँ पे देखिए ना, इस वाले यानी जब हम लोग कैपेसिटर फिल्टर लगाया तो इस केस में भाई आपका वोल्टेज सिर्फ यहीं तक जीरो गया, मतलब नीचे आया भाई, इतना ही नीचे आया, जीरो तक नहीं गया। यहाँ पे देखिए एकदम नीचे आ जा रहा है ये, फिर यहीं से फिर आपका यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया भाई, फिर यहाँ तक आया। तो ये इसका मैक्सिमम हाइट है, समझ गए, और ये वाला पॉइंट जो है इसका मिनिमम हाइट है भाई। ठीक है, तो ये जो हाइट होता है ना, इसी को हम लोग रिपल्स बोलते हैं भाई। क्लियर हुआ? यानी इसी को रिपल वोल्टेज बोला जाता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे देखिए भाई मैक्सिमम हाइट कितना गया इसका साइन वेव का, इतना भाई। मैक्सिमम हाइट क्या है? ये है, और मिनिमम हाइट ये है भाई। तो टोटल हाइट देखिए ना भाई, ऊपर से लेकर नीचे तक कितना गया, तो इतना गया भाई, तो इसका हाइट दिया हो तो था 10 वोल्ट। अगला है द डीसी आउटपुट वोल्टेज इज। ठीक है भाई, डीसी आउटपुट वोल्टेज कितना देखने को मिला ये बताना भाई। तो यहाँ पे देखिए जो डॉटेड डॉटेड करके दिखा है भाई, इसी को तो हम लोग डीसी वोल्टेज बोलते हैं, क्योंकि ये वी आउट लिखा आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म दिया है भाई। तो कितने के बराबर है? 300 हाइट के बराबर है भाई। 300 यहाँ पे लिखा हो ना, तो 300 वोल्ट हो जाए इसका आंसर। ठीक है, सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला है सेम फिगर में द रिपल फैक्टर लिखा ना, द रिपल फैक्टर इज 5%, द रिपल वोल्टेज इज इतना देन द डीसी वोल्टेज भाई। देखिए हम लोग को पता है कि भाई रिपल फैक्टर जो होता है, लास्ट वाले क्लास में बताया था रिपल वोल्टेज, सॉरी रिपल फैक्टर क्या होता है भाई, एसी कितना है, यानी एसी कॉम्पोनेंट कितना है और डीसी कॉम्पोनेंट कितना है। इसको वोल्टेज में भी डिफाइन कर सकते हैं, इसको करंट में भी डिफाइन कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो इसको मैं उठा रहा हूँ क्योंकि भाई आपका यहाँ पे वोल्टेज के टर्म में दिया हुआ भाई। ठीक है ना, तो बोलता है रिपल फैक्टर जो आपका 5% है, 5% 5/100 यानी 0.05। तो भाई रिपल फैक्टर जो मैं लिख दिया 0.05 इक्वल टू एसी वोल्टेज आपका दिया, लिखा ना रिपल वोल्टेज इक्वल टू, मतलब रिपल वोल्टेज एसी वोल्टेज बोलते हैं भाई। ये दिया आपका 4 वोल्टेज का मान दिया हुआ है। तो भाई यहाँ से VDC नहीं निकल जाएगा, डीसी वोल्टेज नहीं निकल जाएगा, बताइए VDC इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, 4 डिवाइडेड बाय 0.05। तो इसको ऊपर ले जाएँ तो 100 हो जाएगा, 5 8 जा 40 यानी 80 वोल्ट आएगा भाई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 94 का थर्ड बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है इन फिगर, ठीक है भाई, सेम फिगर को बोल रहा है और फर्स्ट फिगर को बोल रहा है द इनपुट सिग्नल टू द चोक हैज एन एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का मतलब है डीसी वैल्यू भाई। ठीक है ना, एवरेज वैल्यू दिया आपका 10 वोल्ट। ठीक है, तो ओवरऑल यहां पे आते हैं भाई, यहां पे देखिए ये जो आपका रेक्टिफायर लगा ना भाई, तो रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिल रहा है, तो आउटपुट जो मिल रहा होगा वो कुछ इस तरीके का मिल रहा है। तो भाई इसके अंदर एसी कंपोनेंट भी है प्लस डीसी कंपोनेंट भी है। तो आपके इस क्वेश्चन में बोल दिया भाई, लिखा है ना द इनपुट सिग्नल टू द चोक हैज एन एवरेज वैल्यू ऑफ 10 वोल्ट। तो एवरेज वैल्यू का मतलब क्या कि भाई ये डीसी कंपोनेंट की बात हो रही है, मतलब ये जो 10 वोल्ट है इसमें जो डीसी वोल्ट है ना भाई वो आपका दिया हुआ है, समझे, VDC आपका 10 वोल्ट के दिया हुआ है क्वेश्चन में भाई, समझ गए। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है ये मेरा 10 वोल्ट के बराबर है, तो यही वोल्टेज तो भाई इंडक्टर पे जाएगा ना, इंडक्टर के क्रॉस जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। द इनपुट सिग्नल टू द चोक, चोक का मतलब इंडक्टर भाई। ठीक है, द इनपुट सिग्नल टू द चोक हैज एन एवरेज वैल्यू ऑफ 10 वोल्ट। क्लियर है? एंड द चोक हैज, आगे बढ़ते हैं, लिखा ना, एंड द चोक हैज अ डीसी रेजिस्टेंस R इक्वल टू 20 और लोड जो है मेरा 980 ओम है। बोलता है द डीसी आउटपुट वोल्टेज भाई। तो यहाँ पे समझिए कि भाई मेरा यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है 10 वोल्ट के बराबर है। इंडक्टर के चलते जो रेजिस्टेंस मिल रहा है भाई इंडक्टर को हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में कैसे दिखाते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ डीसी एनालिसिस किया, तो डीसी एनालिसिस में क्या होता है, इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है भाई, लेकिन इसके चलते कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा होगा ना। तो इस रेजिस्टेंस का मान दिया आपका 20 ओम और यहाँ पे जो लोड लगाई 980 ओम के बराबर है भाई, समझ गए। तो क्योंकि डीसी एनालिसिस कर रहे हैं तो डीसी एनालिसिस में भाई ये कैपेसिटर तो ओपन हो जाएगा ना, समझ गए, ये ओपन होता है। अब ट्रांजिएंट थोड़ा सा देखिए भाई, डीसी सप्लाई पे कैपेसिटर मेरा T इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होता है, ओपन हो जाता है भाई, फुल्ली चार्ज होना ओपन हो जाएगा, समझे, इसलिए मैंने इसको ओपन कर दिया। तो ओवरऑल मेरा क्या है, इस तरीके का सर्किट बनेगा। ये इंडक्टर के चलते 20 ओम आ गया और ये 980 ओम जो है लोड के चलते हैं भाई, और यहाँ पे मेरा एक तरीके से वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 10 वोल्ट का। तो आपसे पूछा भाई इस लोड के पास कितना वोल्ट है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देते हैं। तो लोड के पास वोल्टेज कितना होगा, 980 गुना 10
डिवाइडेड बाय 980 प्लस 20 यानी 1000 कट जाएगा भाई, यानी 9.8 वोल्ट आएगा। समझ गए, लोड के पास जो वोल्टेज है ये आपका 9.8 वोल्ट आएगा। आगे बढ़ते भाई, बोलते थे रिपल फैक्टर इन अ पावर सप्लाई कैन बी लोवर्ड बाय। तो रिपल फैक्टर को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं भाई? तो रिपल फैक्टर अभी जस्ट बताया भाई कि एसी कंपोनेंट कितना है और डीसी कंपोनेंट कितना है। हम लोग हमेशा चाहते हैं भाई डीसी कंपोनेंट ज़्यादा हो, ये कम। तो रिपल फैक्टर को भाई कम कैसे किया जाए? तो सीधी सी बात है, हम लोग को फिल्टर लगाना पड़ेगा। फिल्टर क्या करेगा भाई? एसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर देगा, डीसी कंपोनेंट को भाई लोड तक जाने देगा। तो ये कैसे पॉसिबल है भाई? तो ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग यहाँ पे लिखा ना इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिल्टर कैपेसिटर। ठीक है भाई, अब यहाँ पे समझिए, जैसे अगर आप डेप्थ में पढ़ेंगे तो भाई हम लोग को यहाँ पे लिखा ना कैपेसिटर वाला फिल्टर का यहाँ पे जिक्र किया भाई। तो समझिए यहाँ पे आपका ऑलरेडी, अच्छा कोई नहीं, हम लोग सर्किट बना लेते हैं। देखिए भाई, मान लेते हैं हाफ वेव लेके चलते हैं। ये मान लेते हैं भाई मेरा यहाँ से इनपुट सप्लाई है और यहाँ मैंने कैपेसिटर लगा दिया और यहाँ भाई हम लोग लोड लगाते हैं। ठीक है, आर एस, ये मेरा डायोड है भाई। और लास्ट वाली क्लास में मैंने जिक्र किया था भाई कि कैपेसिटर को हम लोग हमेशा शंट में ही क्यों लगाते हैं। तो समझिए भाई, ये डायोड से जो भी हम लोग को आउटपुट मिल रहा है इस तरीके का मिल रहा है भाई। इसमें क्या है, ये हाफ वेव है ना, तो इस तरीके का मिल रहा होगा भाई। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, एसी कंपोनेंट भी है प्लस डीसी कंपोनेंट भी है। तो हम लोग क्या चाहते हैं भाई कि इस लोड की तरफ जो है ना, यानी इधर से जो आ रहा है एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट दोनों आ रहा है। ठीक है भाई, एसी भी आ रहा है और डीसी भी आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ भाई कि लोड के पास सिर्फ डीसी कंपोनेंट जाए, एसी कंपोनेंट ऐसे बाईपास हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन अराइज होगा ना, यहाँ पे जो कैपेसिटेंस आप लगा रहे हैं इसका भाई कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए? 10 माइक्रोफराड, 20 माइक्रोफराड, या फिर भाई पिकोफराड में रखेंगे या फिर भाई मिली फराड में रखेंगे, कितना होना चाहिए? सोचने वाली बात है ना। तो समझिए हम लोग को पता है XC इक्वल टू होता है 1/2πfc। ठीक है भाई, तो क्योंकि अभी इतना तो क्लियर है ना भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल में कि भाई कैपेसिटर जो है डीसी के लिए ओपन हो जाता है और एसी के लिए क्या होता है, एसी को मतलब पास करने देता है भाई। तो इसमें जो एसी कंपोनेंट है ये मैं चाहता हूं भाई कि मेरा लोड तक ना जाए, यानी यहीं से मैं बाईपास करवाना चाहता हूं, कैपेसिटर के थ्रू बाईपास करवाना चाहता हूं। यानी इस कैपेसिटर के चलते जो रिएक्टेंस देखने को मिलेगा इसका वैल्यू कम से कम होगा भाई। इसको लो इंपेडेंस पाथ मिलेगा एसी कंपोनेंट, तब तो इधर बाईपास हो जाएगा। तो भाई मुझे इसको कम चाहिए, तो भाई सीधी सी बात है, मेरे को सी को क्या करना पड़ेगा, लार्ज करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस में बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके मुझे एक्सी का मान कम मिलेगा भाई। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस का वैल्यू लार्ज होगा एक्सी मेरा उतना ही कम होगा। इसका मतलब क्या, एसी कंपोनेंट के लिए भाई ये वाला जो पाथ है ये लो इंपेडेंस पाथ दिखाई देगा, तो यहीं से सारा बाईपास हो जाएगा। और जो डीसी होगा भाई पूरा क्योंकि भाई डीसी इधर आएगा नहीं ना, डीसी इधर नहीं आएगा, डीसी के लिए भाई ओपन है, समझ गए, ये ओपन सर्किट बिहेव करेगा, तो डीसी के लिए इधर कोई रास्ता ही नहीं है, तो सारा डीसी क्या आ जाएगा, लोड की तरफ चला जाएगा भाई। समझ में आया? तो वही है कि भाई हम लोग यहाँ पे जो कैपेसिटर यूज़ करेंगे उसका जो कैपेसिटेंस होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए, तब जाके हम लोग को एक्सी का वैल्यू एक तरीके से कम देखने को मिलता है भाई। ठीक है, तो वही है इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिल्टर कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पे इसको कैपेसिटेंस लिखना चाहिए था भाई। ठीक है ना, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, और एक चीज़ और समझिए, जैसे एक दो कैपेसिटर लगाने से काम नहीं चलता भाई, इसमें और भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसमें जैसे पाई फिल्टर पढ़ेंगे ना, तो पाई फिल्टर क्या है, बीच में इंडक्टर हो गया भाई, इधर आपका कैपेसिटर हो गया, तो ये अपने आप में एक सेक्शन हुआ भाई इसका, फिर ये आपका दूसरा सेक्शन हुआ। ठीक है ना, तो इस तरीके से बहुत सारे सेक्शन को हम लोग लगा करके बेटर फिल्टर बनाते हैं भाई। यहाँ पे मत सोचिए एक कैपेसिटर लगा दें भाई आपका ये काम हो जाएगा, नहीं। ठीक है ना, तो ये सब कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अ पार्शियली शॉर्टेड प्राइमरी वाइंडिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान समझिए। यहाँ पे जो जिक्र किया है ये प्राइमरी वाइंडिंग का जिक्र कर रहा है भाई। ठीक है ना, यहाँ पे मैं बना देता हूँ भाई, मान लेते हैं जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये भाई 1000 टर्न का था। 1000 टर्न में से भाई पार्शली का मतलब होता है आधा भाई, यानी आधा शॉर्ट कर गया, यानी आधा जो है भाई यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या, ओवरऑल जो है आपका ये एक तरीके से 500 टर्न की तरह ही बिहेव करेगा भाई। समझ गए? तो ओवरऑल आप देखिए कि भाई क्योंकि हम लोग रेक्टिफिकेशन के लिए ज़्यादातर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, तो भाई इधर पहले मान लेते हैं, मतलब जो हेल्दी था भाई 1000 टर्न था, इधर भाई मान लेते हैं 500 टर्न था। ठीक है ना भाई,
या फिर इसको और कम कर लेते हैं, 250 टन था भाई। तो अगर रेशियो में कन्वर्ट करके कितना हो जाएगा, ये आपका 4:1 के बराबर था भाई, यानी इधर 4 टन है तो इधर 1 टन के बराबर, सही बात है। लेकिन भाई अब क्या है, पार्शियली शॉर्ट हो गया, इसका मतलब कि अब क्या है, टर्न रेशियो इसका 500 है भाई, अभी 1000 नहीं रहा, ये 500, इधर आपका 250 है, सेकेंडरी मेरा हेल्दी है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा आपका 2:1 के बराबर हो गया, समझ गए। यानी इधर भाई अब सिर्फ 500 टन है, इधर मेरा 250 टन है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पहले के मुकाबले, यानी जब हेल्दी था भाई 4:1 के रेशियो में था, जैसे मान लेते हैं इधर 100 वोल्ट मैंने अप्लाई किया और जब ये हेल्दी था भाई, तो सेकेंडरी साइड में कितना होगा बताइए, N1/N2 इक्वल टू V1/V2। तो भाई V2 का मान क्या आएगा बताइए, ये हो जाएगा V1 × N2/N1। तो V1 मेरा 100 वोल्ट है, ठीक है। N2 मेरा कितना भाई, N2 मेरा यहाँ पे 1 है, N1 मेरा इतना, तो काटिए इसको, कितना हो जाएगा 25 वोल्ट आएगा भाई, ठीक है। नहीं हेल्दी केस में इधर 25 वोल्ट आ रहा था V2 के केस में, लेकिन जब ये पार्शियली शॉर्ट कर गया तो V2 का यहाँ से फिर से फार्मूला उठाई तो V2 इक्वल टू इस बार कितना मिलेगा, V1 मेरा कितना है भाई, V1 अभी मेरा यहाँ पे 100 वोल्ट ही है, लेकिन N2 कितना है, N2 तो भाई मेरा अभी भी कितना है 1 ही है, मतलब 250 ही है भाई, लेकिन N1 कितना हो गया 500 हो गया, यानी इसका रेशियो देखिए ना 2:1 है ना भाई, समझिए। इसका मतलब 50 वोल्ट मिलेगा भाई, समझ गए। यानी पहले के मुकाबले ये ज़्यादा स्टेप डाउन नहीं कर पाएगा भाई, ठीक है। पहले 25 वोल्ट मिल रहा था, 50 वोल्ट मिल रहा है। तो ये कि भाई पार्शियली अगर शॉर्ट होता है प्राइमरी, तो भाई हम लोग का सेकेंडरी साइड में वोल्टेज बढ़ जाएगा, सेकेंडरी साइड में वोल्टेज बढ़ गया, इसका मतलब क्या भाई करंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड आंसर आ जाएगा इंक्रीज रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि भाई सेकेंडरी का जब वोल्टेज बढ़ गया तो भाई डायोड उसको बस रेक्टिफाई करेगा ना भाई, डायोड थोड़ा ना उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, डायोड बस उसको डीसी में बदल देगा भाई। तो वही है कि भाई आपका आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा। अगला है कि भाई इस बार जो है आपका सेकेंडरी शॉर्ट हो चुका है, सेकेंडरी मेरा शॉर्ट हो चुका है भाई। तो सेकेंडरी शॉर्ट हो गया, ऐसा मतलब क्या कि भाई अगेन हम लोग यही केस लेते हैं भाई, अभी मेरा मान लेते हैं 1000 टन है और इधर भाई मान लेते हैं मेरा 250 टन था, तो यहाँ पे 500 टन ले लेते हैं। जब हेल्दी था भाई तो क्या होगा, अगर इधर 100 वोल्ट है तो भाई इधर 50 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1:2 का ट्रांसफार्मर है भाई, सॉरी 2:1 का ट्रांसफार्मर है ये। लेकिन अब क्या है भाई पार्शियली शॉर्ट हो गया, मतलब ये 500 ना होकर क्या हो गया 250 हो गया भाई। इसका मतलब क्या है, ये 1:4 का हो गया भाई, टोटल यहाँ 4:1 का हो गया भाई। इसका मतलब क्या है, इधर अगर 100 वोल्ट है तो भाई इस बार क्या होगा, ऐसा सिर्फ इधर 25 वोल्ट ही मिलेगा। इसका मतलब क्या, आउटपुट साइड में मेरा भाई आधा वाइंडिंग शॉर्ट हो गया ना, 500 टन था पहले, समझ गया, अभी ये सिर्फ 250 टन ही बचा। तो हेल्दी केस में 50 वोल्ट मिलता था, लेकिन अब कितना मिल रहा है, सिर्फ 25 वोल्ट मिल रहा है भाई। तो वही है कि सेकेंडरी अगर शॉर्ट हो जाता है तो भाई इस केस में आपका वोल्टेज और कम हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाए तो रेक्टिफायर का जो आउटपुट होगा वो घट जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है अ लीकी फिल्टर कैपेसिटर इन अ पावर सिस्टम भाई, सॉरी पावर सप्लाई। तो अगर हम लोग फिल्टर के लिए यानी फिल्टर सर्किट के लिए भाई अगर कैपेसिटर यूज कर रहे हैं और उसमें भाई लीकेज है, मतलब भाई देखिए कहाँ गया, हम लोगों ने भी फोटो बनाया था ना भाई, कोई नहीं यहीं पे बनाते हैं, यहाँ पे है ना, ध्यान देखिए, सब मिटाते हैं पहले। भाई मेरा क्या कहना है, ये जो कैपेसिटर आपने लगा रखा है ना, ये मान लेते भाई इसमें जो डाइलेक्ट्रिक फिल किया वो बेटर तरीके से वर्क नहीं कर रहा भाई। तो अभी जस्ट मैंने बताया भाई, अगर हम लोग इनपुट साइकिल की बात करें, यानी मेरा इस तरीके इनपुट है तो इसके हाफ पॉजिटिव साइकिल की बात करते हैं, हाफ में नहीं, यहाँ तक तो भाई ये चार्ज होता था, 0 से लेकर π/2 तक चार्ज हो गया, तो भाई इसके पास वोल्टेज कितना आ गया था, वही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 141.4 वोल्ट आया था। तो जो कैथोड है भाई हमेशा क्या रहेगा, 141.4 वोल्ट पे मेंटेन रहेगा, लेकिन इसके बाद देखिए π/2 के बाद भाई वोल्टेज मेरा घट रहा है, इसका मतलब क्या, ये हमेशा लोअर पोटेंशियल, इसका मतलब ये हमेशा रिवर्स बाइस रहेगा भाई। यानी इस कैपेसिटर पास वोल्टेज कितना है, एक तरीके से 141.4 वोल्ट एक तरीके से रहेगा, इतने पे चार्ज है। लेकिन भाई ये चार्ज अब इतना मेंटेन करके नहीं रख सकता है, क्यों भाई, ठीक है ना, ये ओपन हो गया ना भाई, इसके बाद π/2 के बाद ये ओपन हो गया, तो भाई ये अभी भी क्या है, इसके अंदर ही अंदर लीकेज हो रहा है भाई, इसको लोड को हटा दीजिए, ओपन है एक तरीके से, मतलब अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं भाई, समझ में बात को। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जैसे ये प्लस 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 था, ये माइनस में था, तो भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस निकल करके अंदर ही अंदर क्या रहे, यहाँ से आकर के पहुँच रहे भाई, तो धीरे धीरे चार्ज खत्म हो जाएगा, समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगर आप इस तरीके यानी लीकी फिल्टर कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो क्या दिक्कत होगा, तो ये हो जाएगा डिस्चार्ज रैपिडली हो जाएगा, रिड्यूस टाइम कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है, इंक्रीज रिपल इन द आउटपुट, ऑल ऑफ दे हो जाए। देखिए रिड्यूस टाइम कांस्टेंट क्या होता है भाई, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना। देखिए भाई हम लोग जब भी कैपेसिटर फिल्टर पढ़ेंगे तो भाई उसमें क्या होता है
जब ये चार्ज हो रहा है ना, जब ये चार्ज हो रहा था भाई, तो मेरा इस तरीके का लूप बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो लोड लगा है, लोड की तरफ नहीं जाए भाई, क्योंकि यहाँ पे एक्सी मतलब सी का मान लार्ज होता है तो एक्सी मेरा बहुत कम होता है, इसलिए सारा का सारा लूप मतलब करंट यहीं से बाईपास हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भाई। और एक चीज़ और समझ यहाँ पे कि भाई जीरो से कंडक्ट नहीं करेगा डायोड, कि भाई अगर सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट आया तभी तो भाई कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो भाई मान लेते हैं इस इंस्टेंट पे, यानी इस वाले इंस्टेंट पे भाई आपका ये 0.7 वोल्ट एक तरीके से मिलना स्टार्ट हो गया। तो भाई इस इंस्टेंट के बाद यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ही एक तरीके से डायोड चार्ज होगा भाई, सॉरी कैपेसिटर चार्ज होगा भाई। मान लेते ए पॉइंट है मेरा, बी पॉइंट है, तो ये से लेके बी तक चार्ज हुआ, समझ गए। और ये आ गया 141.4 वोल्ट पे। इसके बाद ये π/2 के आगे देखिए तो वोल्टेज घट रहा है, इसका मतलब कि ओपन हो जाएगी, रिवर्स बाइस हो गया मतलब ओपन हो गया भाई। तो अभी कैपेसिटर चार्ज है तो भाई यहाँ पे लोड लगाओ एक तरीके से, तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा, डिस्चार्ज होगा भाई, समझ में आया। तो हम लोग चाहते हैं भाई कि ये डिस्चार्ज धीरे धीरे हो, क्योंकि भाई अगला साइकिल क्या है, बहुत देर के बाद आ रहा है ना। तो हम लोग चाहते हैं भाई कि इसका डिस्चार्जिंग टाइम क्या हो, यहाँ तक हो भाई, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो, ये समझ में आया। ये मेरा ये चार्जिंग टाइम हो गया भाई यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये मेरा डिस्चार्जिंग टाइम हो गया। और फिर जब नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो भाई इस इंस्टेंट पे ये अगेन 0.7 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना भाई। यहाँ तक तो डिस्चार्ज 0.7 वोल्ट आ गया, तो भाई फिर से यहाँ तक यहाँ चार्ज होगा, फिर से ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्चार्ज होगा। तो ओवरऑल आपका जो आउटपुट वेवफॉर्म आएगा कुछ इस तरीके का आएगा भाई, समझ में आया। तो डिस्चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट भाई इसका लार्ज होता है, क्या होता है, RC, ठीक है। लेकिन जब ये डिस्चार्ज होता है, ये सर्किट बन रहा है ना भाई, तो क्या हो जाएगा, टाइम कॉन्स्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R, कि भाई यहाँ पे जो सर्किट बन रही है RL है ना, RL इंटू C भाई, ठीक है। तो C तो भाई ऑलरेडी हम लोग का बहुत लार्ज है, समझा। RL भाई लोड का रेजिस्टेंस अच्छा खासा होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट बड़ा आएगा, इसलिए ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। लेकिन चार्जिंग के केस में भाई ये वाला लूप बन रहा था ना, ध्यान से देखिए। तो इस वाले लूप में देखिए यहाँ पे जब ये डायोड है भाई, इस वाले लूप में देखिए ना, इस वाले लूप में जब चार्ज हो रहा था भाई, जब चार्ज हो रहा था भाई उस समय ये लूप थोड़ा ना काम कर रहा था, ये लूप ओपन रहता है एक तरीके से, कोई करंट नहीं जाता भाई। तो इस केस में देखिए सिर्फ डायोड जब फॉरवर्ड बाइस हुआ तो उसके अंदर जो भी रेजिस्टेंस देखने को मिला वही तो है, समझे। तो इस वाले लूप में जो टाइम कांस्टेंट होगा, यानी चार्जिंग का जो टाइम कांस्टेंट होगा क्या हो जाएगा, RF यानी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इनटू C भाई। तो ये अपने आप में बहुत छोटा होता है भाई, तो इसका वैल्यू भले ही लार्ज क्यों ना हो, तो भाई दोनों को मल्टीप्लाई का तो ओवरऑल क्या आएगा, टाइम कांस्टेंट कम आएगा भाई। तो चार्जिंग के लिए टाइम कांस्टेंट इसका बहुत कम होता है, देख रहे हैं यहाँ से लेके यहीं तक इतने ही देरी में क्या हो जा रहा है, फुली चार्ज हो जा रहा है भाई। लेकिन डिस्चार्ज देख रहे हैं, डिस्चार्ज होने का बहुत लंबा समय ले रहा है ये, क्लियर है। तो ये तो हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए देखा भाई। वही अगर हम लोग फुल वेव की बात करें तो फुल वेव में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल भाई, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो भाई एक डायोड मेरा क्या होगा, एक तरीके से कंडक्ट करेगा। तो यहाँ से भाई इस इंस्टेंट में मान लेते हैं कि भाई 0.7 वोल्ट से अधिक आया तो भाई यहाँ से ले आता है चार्ज होगा, मैक्सिमम तो चार्ज होगा, फिर ये डिस्चार्ज होगा। अगला साइकिल फिर तुरंत आ जाएगा ना, फिर दूसरा डायोड भाई है ना, तो ये अगेन चार्ज होगा, फिर यहाँ तक चार्ज होगा भाई, फिर से डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है भाई। यानी फुल वेव में अगर आप देखें तो भाई कुछ इस तरीके वेव फॉर्म आएगा, समझ में आया, जल्दी जल्दी, कि भाई इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक तरीके कंडक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखिए भाई, ओवरऑल देखिए आपका जैसे आपने कैपेसिटर फिल्टर लगाया तो भाई ये वोल्टेज को नीचे जाने ही नहीं दे रहा ना, समझे। यहाँ से ये इतना मैक्सिमम गया, फिर से ऊपर उठ गया भाई। लेकिन बिना फिल्टर लगाए हुए क्या हो रहा था, ये 0 से स्टार्ट होता था, मैक्सिमम जाता था, फिर से 0 आता था, फिर 0 से स्टार्ट हुआ, फिर इस तरीके से, यानी बिल्कुल नीचे तक आ रहा है। तो रिपल ये पूरा ये है भाई, रिपल वोल्टेज, समझ गए, इतना नीचे जा रहा है। तो इतना मैक्सिमम उठा, फिर ये नीचे आ गया 0 पे। लेकिन यहाँ पे देखिए ना कि भाई सिर्फ इतना ही हाइट आ रहा है इसका, समझे। ये इसका मैक्सिमम हाइट है और ये इसका मिनिमम हाइट है भाई। तो यही तो रिपल आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे लीकी कैपेसिटर डाल देते, ये कब है, जब ये मेरा हेल्दी था भाई, कैपेसिटर हेल्दी था। अगर आप यहाँ पे लीकी कैपेसिटर डाल देते तो लीकी कैपेसिटर मतलब क्या, अंदर से भी इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हो जा रहा है, यानी डायलेक्ट्रिक से भी भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जा रहे हैं, और इधर जब लोड यानी रिवर्स भाई ये सर्किट काम करेगा उस समय भी डिस्चार्ज हो रहा है भाई, यानी इधर वायर से भी डिस्चार्ज और अंदर, तो कैपेसिटर मेरा जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा भाई। समझो, जल्दी डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है, जल्दी डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है भाई, कि भाई नेक्स्ट साइकिल आने से पहले क्या हो जाएगा, मतलब जल्दी डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है भाई, कुछ इस तरीके यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ज़्यादा नीचे से चला जाएगा ये, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्चुअल है भाई, पढ़ा होगा तब समझ में आएगा, नहीं तो फिर ऐसे दिक्कत होगा भाई। ओके, आगे बढ़ता है। टाइम कांस्टेंट कम हो जाए भाई, जस्ट समझाया कि भाई सी का मान घट गया ना,
सी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज भाई। तो लीकी कैपेसिटर भाई इसमें होल्ड चार्ज को होल्ड करने का कैपेसिटी ही नहीं है ना, तो कैपेसिटेंस घट गया एक तरीके से, तो आर इंटू सी करना भाई वो टाइम कॉन्स्टेंट घट जाएगा, तो ऑल ऑफ द हो जाएगा। अगला बढ़ता है, अगला है इफ द लोड रेजिस्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर फिल्टर्ड फुल वेव रेक्टिफायर इज रिड्यूस्ड द रिपल वोल्टेजेस। देखिए भाई बोल रहा है इफ द लोड रेजिस्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर फिल्टर्ड फुल वेव रेक्टिफायर इज रिड्यूस्ड द रिपल वोल्टेज। तो ओवरऑल याद रखना भाई, हम लोगों ने बात किया था कि भाई रिपल वोल्टेज या इसी को हम लोग पीक टू पीक वोल्टेज बोलते हैं। ये फार्मूला होता है IDC डिवाइडेड बाय 2FC। ये किसके लिए है, फुल वेव के लिए। और वही अगर हम लोग हाफ वेव की बात करें, ये सारा का सारा प्रूफ करवाया जाए भाई कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स में, ठीक है, सारा का सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है भाई। ये हाफ वेव का है और ये फुल वेव का है भाई। तो ध्यान से देखिए, आपका यहाँ पे जिक्र कर रहा है कि भाई अगर हम लोग लोड रेजिस्टेंस को देख रहे ना, इफ द लोड रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर फिल्टर्ड फुल वेव रेक्टिफायर इज रिड्यूस्ड, तो भाई रिपल वोल्टेज पे क्या असर आएगा। तो रिपल वोल्टेज देखिए तो कहीं भी आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, लोड रेजिस्टेंस दिख रहा है भाई, नहीं है, यानी ये इंडिपेंडेंट होता है भाई, समझ गए। लेकिन यहाँ पे भाई आपका करंट तो आ रहा है ना, ये करंट आ रहा है भाई, समझ गए। तो अगर आप यहाँ पे सर्किट से देखते हैं भाई मान लेते हैं यहाँ पे मेरा फिल्टर लगा हुआ था, यहाँ पे मेरा लोड लगा हुआ था, ठीक है ना भाई, समझिए। तो इधर कितना करंट आएगा ये कौन डिसाइड करेगा बताइए, ये रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा कि नहीं करेगा। लोड रेजिस्टेंस भाई आपके डीसी करंट को डिसाइड करेगा ना, समझ में आया। जैसे भाई IDC क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, डीसी वोल्टेज डिवाइडेड बाय जो लोड रेजिस्टेंस है भाई, समझे। तो लोड रेजिस्टेंस अगर कम कर दें तो भाई IDC मेरा बढ़ जाएगा, अगर आप इसको बढ़ा दें भाई तो ये घट जाएगा, समझ में आया। तो एट द एंड भाई डायरेक्ट अगर आप देखते हैं तो भाई आपको लगेगा भाई RL तो है ही नहीं इसमें, लेकिन भाई ये जो IDC है ना, ये एक तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शन है RL के ऊपर, समझे। तो अगर आप RL को कम कर देते हैं, RL को कम कर IDC बढ़ जाएगा, और IDC बढ़ गया इसका मतलब क्या, रिपल वोल्टेज बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। तो इंक्रीज हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिखा ना लोड रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं भाई। तो लोड रेजिस्टेंस घटा तो IDC बढ़ जाएगा, IDC बढ़ जाएगा तो भाई रिपल वोल्टेज बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। आंसर देख लेते हैं 100 का, बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हो रहा है, जेनर डायोड आर यूज्ड प्राइमरी एज, तो भाई इसको वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझाया था भाई कि रिवर्स बाइस में खराब क्यों नहीं होता है, और अपने अक्रॉस कैसे वोल्टेज एक तरीके से हमेशा कांस्टेंट रखता है, ठीक है, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक आपका ये जवाब देगा भाई। जैसे आइडियल डायोड में भाई इस तरीके जाता है ना, तो भाई 0.7 वोल्ट ही ड्रॉप होता है, इसके अंदर से कितना भी करंट फ्लो करवा ले मिली एम्पियर में। और भाई जीनर देखिए, जीनर भाई ये VZ है, तो VZ पे क्या है, करंट 10 टू इन्फिनिटी भाई, मतलब इसी वोल्टेज पे कितना भी करंट आप ले सकते हैं इससे। आगे बढ़ता है, अगला है PN जंक्शन दैट रेडिएट एनर्जी एज लाइट। तो भाई PN जंक्शन जो लाइट के रूप में एनर्जी को देखिए भाई, हम लोगों ने बात किया था ना सेमीकंडक्टर जब पढ़ा तो वहाँ बताया था भाई ये P है, N है, तो N में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई ये क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड से बाहर निकल चुके हैं भाई। और ये P टाइप में क्या होता है, होल्स। तो होल्स का मतलब क्या है, होल्स कहाँ पे बनता है भाई, जहाँ पे मतलब होल्स हमेशा वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं भाई, समझ में बात को। तो ये एटम के बाहर है और ये एटम के अंदर है भाई। तो जब N टाइप से P टाइप में, यानी इलेक्ट्रॉन जब भाई N टाइप से P टाइप में आ रहे हैं, पहले तो भाई कुछ डिफ्यूज कर जाएंगे, तो भाई यहाँ पे आपका प्लस 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 माइनस, यानी इधर माइनस माइनस इस तरीके से बनेगा, सही बात है। अब मान लेते हैं इसको भाई फॉरवर्ड वाइज कर दे रहा हूँ मैं, P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से। तो इस केस में क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन इधर से यानी N से इधर आएंगे ना, तो N मतलब क्या है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, एटम के बाहर है, मतलब ये एक्साइटेड मोड में है, इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है भाई। तो जब ये वैलेंस बैंड के अंदर जो होल्स है उसमें जाना चाहेगा, तो भाई ये बाहर एनर्जी एक तरीके से रेडिएट करके निकले आएगा भाई, इसके अंदर जो भी एनर्जी होगा वो बाहर छोड़ेगा, ठीक है, और फिर वो एक तरीके से बैलेंस बैंड में जाएगा, और ये इस रेंज का एनर्जी रिलीज करता है कि भाई वो आपके विजुअल रेंज के अंदर आते हैं। क्लियर हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलईडी भाई, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड बोला जाता है। ये सारा का सारा चीज भाई आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाएगा फुर्सत में, और इसको हम लोग यूटिलाइजेशन में भी कवर करेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि यूटिलाइजेशन में भी हम लोग को समझना है थोड़ा सा, ठीक है। तो इधर हो गया आपका 102 हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला है द कैपेसिटेंस ऑफ अ वैरेक्टर डायोड भाई। देखिए सबसे पहले समझिए भाई कि पीएन जंक्शन जो है कैपेसिटर तरह कैसे बिहेव करता है। तो इसके लिए भाई आपको थोड़ा सा रिवर्स बाइस पढ़ना होता है। रिवर्स बाइस मैंने आपको समझा रखा था भाई, और लेक्चर स्किप मत कीजिए भाई, एमसीक्यूज का एक भी लेक्चर स्किप मत कीजिए,
ठीक है, तो हम लोग पता है भाई कि रिवर्स बाइसिंग में क्या है, पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव जोड़ दिया भाई, तो जंक्शन मेरा फैल जाता है, मतलब जो डिप्लीशन विड्थ है भाई फैल जाता है। ऐसा क्यों कि भाई इधर से जो इलेक्ट्रॉन है ये सारे दीवार में सट जाते हैं। अब ऐसा समझे ना कि भाई ये बैटरी जो है इन सारे इलेक्ट्रॉन को खींच कर क्या कर देगा, इसमें डाल देगा भाई, तो इधर आपका बहुत सारे एटम्स जो है भाई इलेक्ट्रॉन के कमी को महसूस करेंगे, यानी ये सारे एटम जो है आयंस बन जाएंगे, प्लस प्लस आयंस बन जाएंगे भाई। और इधर से इलेक्ट्रॉन लेकर के भाई हम लोग इधर डाल दिया, इसका मतलब क्या कि भाई पहले तो ये न्यूट्रल था ना अपने आप में, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन छीन कर इसमें डाल दिया भाई, इसका मतलब क्या है, इस पर बाहर से नेगेटिव चार्ज डाला गया, इसका मतलब क्या, इसमें ज़्यादातर जो एटम है भाई वो नेगेटिव आयंस की तरह बिहेव करने लगेंगे। समझ में आया? तो ये आपका डिप्लेशन रीजन एक तरीके से बढ़ चुका है। अब ध्यान समझिए, कैपेसिटर क्या होता है भाई, कैपेसिटर कुछ नहीं, 2 प्लेट होते हैं और एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन छीन करके दूसरे में जमा करते हैं भाई, तो ये प्लस 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 हो जाता है और ये माइनस 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 हो जाता है भाई, सही बात है। और ये प्लस है माइनस है तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से बनता है भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में ये लोग स्टोर करके रखते हैं। जितना ज़्यादा चार्ज एक प्लेट से खींच के दूसरे प्लेट में जमा करेंगे उतना ज़्यादा भाई ये प्लस प्लस होगा, उतना ज़्यादा माइनस माइनस होगा, यानी उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनते चला जाएगा। अब यही सेम चीज़ देखिए पीएन जंक्शन में कैसे होता है। मैंने बोला भाई कि हम लोगों ने नेगेटिव वोल्टेज डाला यहाँ पे, यानी रिवर्स बाइसिंग किया, तो भाई विड्थ मेरा फैल गया। तो विड्थ फैल गया मतलब ये सारे आयोन्स जो भाई चार्ज ही तो है, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है फिर गेन करता है, इसमें +1 या फिर -1 चार्ज आता है कि नहीं आता है बोलिए, तो भाई सारे चार्ज ही तो है ना, समझ में आया? तो अगर आप नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो ओवरऑल आपका ये विड्थ और बढ़ता जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसमें और ज़्यादा चार्ज ऐड होते जाएंगे भाई, समझ में आया? क्लियर है? तो ओवरऑल आपको ध्यान देना भाई कि वैरेक्टर डायोड हमेशा रिवर्स बाइसिंग में काम करता है, और जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा डिप्लेशन विड्थ फैलते जाएगा भाई। और डिप्लेशन विड्थ फैलने का मतलब क्या है, अच्छा इसको एक चीज़ और भाई, यहाँ पे जैसे फॉर्मूला C क्या होता है, E0, ठीक है, E0 ER एरिया अपॉन डिस्टेंस, जहाँ पे एरिया क्या प्लेट का एरिया होता है भाई, और ये डिस्टेंस क्या होता है, 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस होता है भाई, सही बात है। तो यहाँ पे अगर आप रिवर्स बाइसिंग बढ़ाते हैं तो भाई मेरा विड्थ फैलते जा रहा है, विड्थ फैल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है भाई, और ये रिमेनिंग इतना दूर जो है ना प्लेट की तरह काम करता है, ये लोग समझ गए। तो वोल्टेज यानी रिवर्स बाइसिंग बढ़ाने से भाई मेरा विड्थ फैल रहा है, विड्थ फैल रहा है मतलब क्या, डिस्टेंस फैल रहा है, तो भाई कैपेसिटेंस मेरा घट जाएगा, समझे। और वही अगर आप वोल्टेज को कम करेंगे, रिवर्स बाइसिंग कम करें तो विड्थ कम होगा, तो डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस मेरा बढ़ जाएगा भाई। क्लियर है? तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं भाई, वैरेक्टर डायोड का जो है ना, देखिए जीनर हो गया और वैरेक्टर हो गया भाई, एक फोटो डायोड होता है, ये तीनों आपके रिवर्स बाइसिंग में काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक चैप्टर दिया भाई इसमें, स्पेशल पर्पस डायोड। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है, जो नीचे में लिखा ना मैंने C = E0 ER एरिया अपॉन डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है भाई वो डिप्लेशन विड्थ का ही डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो अगर आप रिवर्स बाइसिंग बढ़ाएंगे भाई तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि विड्थ फैल जा रहा है, विड्थ फैल जा रहा है तो भाई आपका कैपेसिटेंस घट जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे भाई। अच्छा अब यहाँ पे सवाल ये उठता है भाई कि जैसे वोल्टेज बढ़ा दिया मैंने, रिवर्स बाइसिंग बढ़ा दिया भाई, तो रिवर्स बाइसिंग बढ़ा देने से आपका भाई विड्थ फैल गया है। विड्थ का मतलब क्या, मतलब यहाँ पे जो चार्ज की बात हो रही है भाई, चार्ज मेरे ख्याल से यहाँ पे जो चार्ज कह रहे हैं ना एक तरीके कमते जा रहा है, इस वाले पूरे रीजन में जो है कमते जा रहा है भाई, इसलिए आपका कैपेसिटेंस घटते जा रहा है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं, इसको भाई नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर दूंगा। अभी आते हैं, लिखा ना, द कैपेसिटेंस ऑफ अ वैरेक्टर डायोड इंक्रीजेज व्हेन रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस 8। तो भाई कैपेसिटेंस कब बढ़ेगा बताइए, कैपेसिटेंस कब बढ़ेगा, जब विड्थ कम होगा भाई, 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस कम होगा, है ना। डिस्टेंस कब कम होगा, जब भाई रिवर्स बाइसिंग को हम लोग कम करते हैं, तो वोल्टेज जब हम लोग कम करेंगे भाई, ठीक है ना। व्हेन द रिवर्स वोल्टेज डिक्रीजेस कैपेसिटेंस ऑफ वैरेक्टर डायोड इंक्रीजेस भाई, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला है टू डिस्प्ले द 8 डिजिट इन अ सेगमेंट, ठीक है ना, 7 सेगमेंट इंडिकेटर भाई। तो ये कुछ इस तरीके का होता है भाई बना हुआ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, इस तरीके का होता है। मतलब ये सारे LED है भाई, ये सारे लाइट हैं एक तरीके से, समझे। जो क्लॉक होता है ना रेलवे में आपने देखा होगा, इसी तरीके का तो होता है। ये जब सब पूरा लाइट जलेगा तो क्या दिखेगा आपको, 8 लिखा हुआ दिखाई देगा, समझे। तो क्या बोल रहा है कि भाई मुझे अगर
7 सेगमेंट इंडिकेटर पे भाई 8 डिजिट शो करना है तो सारे सेगमेंट जलने चाहिए भाई, ठीक है ना, ऑल सेगमेंट मस्ट बी लाइटेड भाई, तब 8 दिखेगा। अगर भाई मुझे 0 चाहिए तो 0 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बीच वाला लाइट बंद हो जाना चाहिए, तो भाई मुझे पूरा 0 दिखेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब फोटो डायोड इज नॉर्मली, तो भाई फोटो डायोड कुछ नहीं, ये रिवर्स बाइस में काम करता है भाई, ओके, ये रिवर्स बाइस में काम करता है। अब फोटो डायोड का मतलब क्या, जैसे सबसे पहले इसका रियल लाइफ में देखिए कैसा होता है। सो मतलब यहाँ पे भाई हम लोग इनपुट एज अ बैटरी ये सब नहीं जोड़ेंगे भाई, ठीक है, हम इस पर लाइट डालते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इतना ये छोटा सा होल छोड़ रखा है, इस पर भाई लाइट डाला जाता है, ठीक है, यानी लेज़र लाइट हो गया, फिर भाई लाइट बीम हो गया, ओके ना। तो इस पर जब आप लाइट डालेंगे तो भाई ये एक तरीके से काम करना स्टार्ट करता है, और ये हमेशा रिवर्स बाइस में काम करता है भाई। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में अटैच कर दे रहा हूँ आपको। देखिए भाई थोड़ा सा हम लोग फोटो डायोड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और फोटो डायोड से पहले हम लोग वैरेक्टर डायोड भी देख लेते हैं भाई। जैसे हम लोग का यहाँ पे डाउट क्या हो रहा ना, जैसा अभी मैंने आपको बताया भाई कि रिवर्स बाइसिंग में क्या है, जितना ज़्यादा आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो भाई आपका उतना ज़्यादा जो है डिप्लेशन विड्थ फैलते जाएगा, और इसमें उतने ही ज़्यादा भाई आयोन्स एक तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, सही बात है, और उतना ही स्ट्रॉन्ग जो है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अभी तक हम लोगों ने ये बात किया, और कैपेसिटेंस का हम लोग को पता है बेसिक फार्मूला E नॉट ER एरिया अपॉन डिस्टेंस, जहाँ पे डिस्टेंस मतलब विड्थ का डिस्टेंस भाई, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग बुक के साथ थोड़ा सिंक्रोनाइज होते हैं, क्योंकि जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ ना भाई कि विड्थ फैलेगा मतलब इतने दूर में भाई आयंस बढ़ते आएंगे तो भाई आपका चार्ज ज़्यादा स्टोर हो रहा है ना। तो बुक क्या कहता है इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है अ वैरेक्टर डायोड which act as a variable capacitor under changing reverse bias is known as वैरेक्टर डायोड। क्योंकि भाई आप वोल्टेज को यहाँ पे कम बेसी करेंगे तो भाई मेरा जो डिप्लेशन विड्थ है घटेगा बढ़ेगा, उसके चलते भाई आपका ये कैपेसिटेंस भी घटते बढ़ते रहता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि भाई वैरेक्टर डायोड से हम लोग एक वेरिएबल कैपेसिटर बना सकते हैं। अगला है when a PN junction is formed, मतलब एन टाइप पी टाइप को जो हम लोग मिक्स किया भाई, तो हम लोग का डिप्लेशन लेयर बना, लिखा ना, डिप्लेशन क्रिएटेड इन द जंक्शन एरिया सिंस देर आर नो चार्ज कैरियर विद इन द डिप्लेशन जोन। हम लोग को पता है भाई इस डिप्लेशन रीजन में भाई जैसे एन टाइप के लिए क्या है, एन टाइप के लिए भाई हम लोग का चार्ज कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन, समझ गए, और इसमें होते हैं होल्स। भाई डिप्लेशन रीजन का मतलब क्या है, डिप्लेशन का मतलब होता है कमी आना। किसका कमी भाई, इतने दूर में भाई आपका चार्ज नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन भाई भाग गए तभी तो ये प्लस 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 हुए, और इधर होल्स खत्म होते इसलिए माइनस माइनस हुए। समझ में बात को। तो वही बोल रहा है भाई कि जो डिप्लेशन जोन है उसमें भाई चार्ज कैरियर का शॉर्टेज होता है, और ये एक्ट एज अ इंसुलेटर तरह बिहेव करता है भाई। अच्छा हम लोगों ने एक चीज मिस कर दिया भाई, कैपेसिटर बीच में हम लोग इंसुलेटर भी तो डला होता है, समझ गए। तो क्योंकि आयोन्स है ना भाई, आयोन्स कभी मूव नहीं करते हैं भाई, सॉलिड के अंदर आयोन्स कभी भी मूव नहीं करते हैं, ध्यान देना आपको। आयोन्स सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में मूव करते हैं भाई। जैसे इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट में आपका इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, आयोन्स के चलते मूवमेंट होता है, लेकिन सॉलिड में भाई आपका ये आयोन्स फिक्स है, ये चल नहीं सकते हैं, क्लियर है। तो भाई ये एज ए इंसुलेटर से बिहेव करते हैं। इसका मतलब क्या, अगर आप रिवर्स बाइसिंग बढ़ा रहे हैं तो भाई विड्थ फैल रहा है, विड्थ फैल रहा है, इसका मतलब क्या, दो प्लेट के बीच में इंसुलेटर ज्यादा आ रहा है भाई, और दोनों प्लेट दूर दूर भाग रहे हैं भाई, तो विड्थ बढ़ेगा तो भाई कैपेसिटेंस घट जाएगा, समझे। और वही विड्थ कम होगा तो भाई आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। बस यही चीज हम लोगों ने मिस कर दिया था भाई, इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं, लिखा ना, तो पी टाइप मटेरियल विथ होल जिसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं एज अ मेजॉरिटी कैरियर। पी टाइप में भाई होल्स मेरा मेजॉरिटी कैरियर होता है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिव होता है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। ये दोनों एक्ट एज अ प्लेट की तरह बिहेव करेंगे भाई, ठीक है, दोनों प्लेट की तरह बिहेव करेंगे। दस द डायोड में भी कंसिडर एज अ कैपेसिटर, कि भाई बीच में आपका डिप्लेशन जोन है जो कि इंसुलेटर बिहेव कर रहा है, और दोनों साइड भाई आपके प्लेट्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन के चलते और एक आपका होल के चलते भाई, ठीक है ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं, लिखा ना, विथ एन रीजन एंड पी रीजन फॉर्मिंग अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स। क्योंकि भाई कैपेसिटर में आपका एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है भाई, सही बात है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगा, और इधर जो होल्स है ये पॉजिटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगा भाई, और बीच में आपका ये डाइलेक्ट्रिक जो कि आयोन्स, ठीक है भाई, इनके पास चार्ज कैरियर है ही नहीं ना, तो डायरेक्ट तरह बिहेव करेंगे। तो ये भाई कि जो एन रीजन है और जो पी रीजन है वो नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगा,
एंड विथ डिप्लीशन जोन बिटवीन दैम एक्ट एज अ डाइलेक्ट्रिक भाई। आगे बढ़ते हैं। वैरेक्टर डायोड इज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू हैव अ हाई कैपेसिटर अंडर द रिवर्स बाइस भाई। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सिंबल भाई इस तरीके का होता है, कैपेसिटर बिहेव करता है, इसलिए कैपेसिटर का सिंबल दिखा रखा है इसने। आगे बढ़ते हैं भाई। अब आते हैं फोटो डायोड पे। तो फोटो डायोड अभी जस्ट मैंने नेट पे भी दिखाया भाई, इस तरीके विंडो होता है, यहाँ से लाइट डालते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए आपका जो एलईडी होता है, एलईडी, क्योंकि भाई एलईडी लाइट इमिट करता है इसलिए भाई इसका एरो बाहर तरफ दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो फोटो डायोड होता है भाई, क्योंकि इस पर लाइट डाला जाता है इसलिए एरो अंदर तरफ होता है। दोनों ध्यान देना आपको, ठीक है। तो देख रहे ना, एरो अंदर तरफ डाला मतलब लाइट इस पर इंसिडेंट किया जाए भाई, डाला जाएगा इस पर। अब पढ़ते भाई कैसे काम किया जाता है। तो लिखा है ना, फोटो डायोड इज अ रिवर्स बाई सिलिकॉन और जर्मेनियम पीएन जंक्शन in which reverse current increases when the junction is exposed to the light। मतलब जितना ज़्यादा इंटेंस लाइट डालेंगे रिवर्स करंट उतना ही ज़्यादा इसमें आ जाएगा भाई। लिखा ना, द रिवर्स करंट इन अ फोटो डायोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट्स। मतलब जितना तेजी से लाइट आप मतलब जितना इंटेंस लाइट डालेंगे उतना ज़्यादा इसमें रिवर्स करंट बहेगा। दिस मीन्स दैट ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द पीएन जंक्शन ऑफ द फोटो डायोड द ग्रेटर विल बी द रिवर्स करंट भाई। क्लियर हो गया, ठीक है ना भाई। अब ये इसका वर्किंग दिखा है यहाँ पे, यहाँ से प्रिंसिपल देखिए क्या लिखा है। व्हेन अ रेक्टिफायर डायोड इज रिवर्स बाइस इट हैज अ वेरी स्मॉल रिवर्स लीकेज करंट। भाई रिवर्स बाई करंट बहुत ना के बराबर बहता है, माइनॉरिटी कैरियर। द सेम इज ट्रू फॉर द फोटो डायोड, ठीक है भाई। यानी इसमें भी रिवर्स करंट बहुत कम बहेगा। द रिवर्स करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, मतलब माइनॉरिटी कैरियर बोलते हैं जिसको, ठीक है, विच आर स्वेप्ट अक्रॉस द जंक्शन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द रिवर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन रेक्टिफाइड डायोड द रिवर्स करंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। भाई नॉर्मल डायोड की बात है, नॉर्मल डायोड में क्या होता है भाई, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो भाई आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड था वो और ज़्यादा टूटेगा, तो भाई वहाँ से और माइनॉरिटी कैरियर निकलते हैं भाई, यानी माइनॉरिटी कैरियर बढ़ता है तो उसके चलते आपका रिवर्स करंट बढ़ते जाता है भाई। लेकिन फोटो डायोड जो है अलग है भाई, लिखा है ना, फोटो डायोड डिफर फ्रॉम अ रेक्टिफाइड डायोड in that when its PN junction is exposed to the light the reverse current increases with the increase in the light intensity and vice versa। मतलब लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो भाई रिवर्स करंट बढ़ेगा, अगर लाइट इंटेंसिटी कम करेंगे भाई तो रिवर्स करंट कम हो जाएगा। दिस इज एक्सप्लेन एज फॉलो। तो बोलता है व्हेन लाइट का मतलब क्या भाई, लाइट कुछ नहीं आपका EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भाई, ठीक है, या फिर इसको हम लोग फोटोन्स भी बोलते हैं। लाइट का दो नेचर होता है ना, एक वेव की तरह भी और एक पार्टिकल्स की तरह भी। तो यहाँ पे फोटोन लिख दिया, इसका मतलब क्या कि भाई ये एक तरीके से पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये व्हेन लाइट फॉल ऑन द PN जंक्शन, स्टार मार्क लगा है, नीचे आते हैं, लिखा है ना डबल स्टार मार्क है। दिस इज ट्रू ओनली इफ द लाइट एनर्जी इज अप्लाइड एट द जंक्शन। इफ इट इज अप्लाइड टू द क्रिस्टल एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द जंक्शन द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स विल रिकम्बाइन बिफोर दे। तो भाई आपको ये ध्यान रखना है, जो भी आप लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो एकदम जंक्शन पे, ठीक है ना भाई, समझ में, जंक्शन पे एक तरीके पढ़ना चाहिए, जहाँ पे N टाइप और P टाइप दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं उस जंक्शन पे पढ़ना चाहिए। तो ये व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द PN जंक्शन द एनर्जी इज इम्पार्टेड बाय द फोटोन। सीधी जी बात है भाई, ये जो लाइट है इसके पास एनर्जी है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में, तो ये एनर्जी क्या होता है, आपका जो जंक्शन है भाई वहाँ पे एक तरीके से फीड किया जाता है। लाइट के पास जो भी एनर्जी है वो जंक्शन पे जा रहा है भाई। तो ये लिखा है ना, द एनर्जी इज इम्पार्टेड बाय द फोटोन टू द एटम्स इन द जंक्शन, यानी जंक्शन पे जो भी एटम उन पे भाई एनर्जी बाहर से डाला जा रहा है लाइट के टर्म में। आगे बढ़ते हैं। दिस विल क्रिएट मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उससे चलते भाई और ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं और ज़्यादा होल्स बनते हैं भाई। दिस एडिशनल फ्री इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज द रिवर्स करंट भाई। जैसे देखिए नॉर्मल डायोड में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से भाई कोवेलेंट बॉन्ड टूटता था, तो वहाँ से भाई आपका एक इलेक्ट्रॉन निकलता था, एक होल बनता था भाई, जिसको हम लोग माइनॉरिटी कैरियर बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भाई आप लाइट जब इंसिडेंट करवाएंगे जंक्शन पे, तो उस लाइट में जो भी एनर्जी होगा उस एनर्जी को गेन करके जो फोटो डायोड है इसके अंदर जो एटम बैठे हैं वो एक्साइटेड होते हैं, यानी वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो चलते इलेक्ट्रॉन और होल्स का पेयर बनता है भाई, ठीक है, यानी माइनॉरिटी कैरियर बनते हैं और उससे चलते रिवर्स करंट बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। एज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द PN जंक्शन इंक्रीजेस द रिवर्स करंट ऑल्सो इंक्रीजेस भाई, क्योंकि इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी लाइट का ज्यादा है, उसमें और ज्यादा एनर्जी भाई, तो जितना ज्यादा एनर्जी डालेंगे उतना ज्यादा भाई एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी को गेन करके ओवर एक्साइटेड होगा और बाहर कूद जाएगा भाई, यानी वो फ्री बन जाएगा और उसके चलते भाई हम लोग का माइनॉरिटी कैरियर बढ़ते जाएंगे, उसके चलते हम लोग का रिवर्स करंट बढ़ते चला जाएगा भाई। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कैसे काम करता है। सो अभी हम लोगों ने एक जिक्र किया था भाई, देखिए यहाँ पे फोटो दिखा है रियल लाइफ में, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, इसका एप्लीकेशन सब भाई पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में। अभी हम लोगों ने एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले पढ़ा भाई, तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले इस तरीके का होता है, ठीक है ना, ABCDEFG, ठीक है। तो 7 लाइट लगे होते हैं LED, और इसका कनेक्शन यहाँ पे दिखा है भाई, ध्यान से देखिए। ये भाई एनोड है, कैथोड है, ठीक है। अगर 5 वोल्ट डाला है तो भाई पूरा जंक्शन 5 वोल्ट पे है ना, समझ गए। और ये
मान लो सबको ग्राउंडेड कर दिया भाई, इसका मतलब ये 0 वोल्ट पे है, तो ये 5 वोल्ट दीजिए, मतलब सारे के सारे क्या हो जाए, सारे पैरेलल लगना, सारे डायोड एक तरीके से क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, यानी ये पूरा 8 डिजिट मेरे को दिखाई देगा भाई इस तरीके का। क्लियर है? तो किसको फॉरवर्ड बाइस करना है, किसको रिवर्स बाइस करना है, उस हिसाब से भाई हम लोग यहाँ पे 8 दिखा सकते हैं, 0 दिखा सकते हैं, 6 दिखा सकते हैं भाई, ठीक है ना, कोई भी नंबर हम लोग दिखा सकते हैं 0 से लेकर 9 तक। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया 8 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है। सो आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे भाई, इस वाले क्वेश्चन पे थे ना। तो भाई ये फोटो डायोड इज नॉर्मली, तो भाई हमेशा रिवर्स बाइस होता है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला है व्हेन द रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेज द जंक्शन कैपेसिटेंस। तो भाई अभी जस्ट देखा रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे भाई तो जो मेरा विड्थ है, डिप्लेशन विड्थ है भाई बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस घट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द डिवाइस एसोसिएटेड विथ वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटेंस भाई, तो वोल्टेज के हिसाब से मतलब भाई वोल्टेज को घटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे, तो भाई मेरा क्या हो रहा था, जो रिवर्स बाइस में डिप्लेशन विड्थ था वो घट बढ़ रहा था, उससे चलते मेरा कैपेसिटेंस भी घट बढ़ रहा था भाई, तो इसको हम लोग वैरेक्टर डायोड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द वैरेक्टर डायोड यूजुअली, तो भाई हमेशा रिवर्स बाइस में काम करता है भाई। आगे बढ़ते हैं, व्हेन द लाइट इंक्रीजेज द रिवर्स करंट इन अ फोटो डायोड, तो भाई लाइट बढ़ाएंगे यानी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे भाई तो इसका करंट भी बढ़ता है, भी जस्ट पढ़ा हम लोगों ने। आगे बढ़ता है, बोलता है टू डिस्प्ले द जीरो दिखाना भाई 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे, तो सीधी सी बात है आपका सारा का सारा लाइट जलना चाहिए एक्सेप्ट ये बीच वाला भाई, बीच वाला मेरा नहीं जलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ए मस्ट बी भाई, इसका ABCD नाम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ध्यान से देखिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले में आपका ABCD नाम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ABCDE मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है भाई, ABCD हमेशा क्लॉकवाइज चलेगा और बीच में आपका G रहता है। क्लियर है? तो उसी हिसाब से आपको बताना भाई, तो हम लोग को पता है ABCDE तक जलेगा भाई, G ऑफ आपका ऑफ रहेगा, सारे जलेंगे बस G आपका ऑफ रहेगा भाई। तो D फॉर डॉग हो जाए ऑल सेगमेंट एक्सेप्ट G शुड बी लाइटेड भाई, ठीक है, सारे जलेंगे G को छोड़ करके। अब यहाँ से भाई हम लोग का कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट हो चुका है, बोलता है यहाँ पे इनपुट AC अक्रॉस टर्मिनल A और C, तो A और C पे भाई हम लोगों ने AC इनपुट दे दिया, ठीक है। अब बोलता है आउटपुट हम लोग ले रहे हैं भाई B और D से, मतलब भाई B और D पे हम लोग क्या करेंगे, लोड कनेक्ट करेंगे, समझ गए। तो आपको बताना आउटपुट क्या होगा। तो भाई ये एक तरीके से फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर बन चुका है भाई। ध्यान से देखिए ब्रिज टाइप कैसे बनाते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये बनाना भी नहीं आता भाई, तो सिंपल याद रखना है कि भाई डायोड में इसको हम लोग एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं भाई, ठीक है ना। तो एक साइड को आप कॉमन एनोड कर दिए, एक साइड को कॉमन कैथोड कर दी भाई, तो इस साइड में मैं कॉमन एनोड कर देता हूँ, कॉमन एनोड मतलब इसका एनोड है, तो दूसरे वाले डायोड का भी मैं क्या कर रहा हूँ, एनोड जोड़ दे रहा हूँ भाई, ठीक है ना, जिसको बोले कॉमन एनोड। और अगले केस के लिए भाई कॉमन कैथोड कर दीजिए आप, ठीक है ना। तो कॉमन कैथोड के लिए भाई इसको मैं ऐसे घुमा देता हूँ, तो ये मेरा एक कैथोड हो गया, ठीक है, और दूसरे वाले डायोड का भी कैथोड मेरे को चाहिए। एक मिनट भाई, हम लोग को डिज़ाइन भी तो देखना ना, ऐसे करना है एक तरीके से, ठीक है। तो एक डायोड को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है, इसका भी कैथोड दिखाना है, तो भाई एक वाले डायोड को इसको दिखा देता हूँ। देखिए तो इसका कैथोड इसका कैथोड एक साथ जोड़ दिया भाई, तो ये कॉमन कैथोड हो गया, ये कॉमन कैथोड हो गया, और ये दोनों का एनोड जोड़ा तो इसको कॉमन एनोड बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना ब्रिज टाइप रेक्टिफायर बनाने के लिए दो ही चीज़ याद रखना है, कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड कन्फिगरेशन भाई, ठीक है ना। तो आपका ऑटोमेटिक इस तरीके का बन गया भाई, ठीक है ना। तो यहाँ से भाई मान लेते हैं मैंने सप्लाई दे दिया और यहाँ पे भाई मैंने लोड लगा दिया भाई। क्लियर है? यही आपका बनेगा। देखिए इसमें ये आपका ये कॉमन कैथोड दिखाया ना भाई, देखिए इसका भी कैथोड दोनों का जोड़ दिया है कॉमन कैथोड। इसका देखिए तो ये एनोड और इसका ये एनोड कॉमन एनोड है कि नहीं है, समझ गए। तो ये आपका एक ब्रिज टाइप रेक्टिफायर बना भाई, फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर, ठीक है। तो उसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं, इन कंपैरिजन टू अ हाफ वेव रेक्टिफायर अ फुल वेव रेक्टिफायर गिव्स लोअर। तो भाई फुल वेव रेक्टिफायर का क्या लोअर होता है बताइए? नन ऑफ दीज होगा भाई, कुछ भी लोअर नहीं होता इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट इन द, भाई इसको देख लीजिए ना, हाफ वेव भाई आपका जो डीसी वोल्टेज होता है क्या होता है, Vm बाई पाई होता है। लेकिन फुल वेव में क्या होता है, इसको हाफ वेव लिख देते हैं, इधर फुल वेव लिख देते हैं। इधर कितना होता है भाई, डीसी वोल्टेज या फिर एवरेज वोल्टेज बोलते हैं 2 Vm बाई पाई होता है, समझ गए। और क्या देखें इसमें, इफिशियंसी भाई इसका 40.6 होता है, इसका भाई 81 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है, इसका ज़्यादा होता है। और क्या पूछा आपका,
इफिशिएंसी भाई, तो इफिशिएंसी क्या है, इफिशिएंसी होता है आउटपुट बटा इनपुट। तो आउटपुट में क्या मिल रहा है, डीसी पावर मिल रहा है भाई, इनपुट में क्या दे रहा था, इनपुट में एसी पावर दे रहा है भाई। तो अभी जस्ट बताया था भाई कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो डीसी वैल्यू होता है कम होता है, समझ गए, तो ये कम है तो ओवरऑल इसका एफिशिएंसी घट जाएगा भाई। अच्छा इफिशिएंसी तो भाई डायरेक्ट बता ही दिया ना, यहाँ पे लिखी तो दिया 40.6%। ठीक है, एवरेज वोल्टेज लिख दिया भाई, एवरेज इसी को तो बोलते हैं, एवरेज वोल्टेज दोनों एक ही है। आगे बढ़ते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर में सब चीज़ बड़ा होता है भाई, ठीक है, एज कम्पेयर टू हाफ वेव। अगला है व्हाट इज द करंट इन द सर्किट शोन, भाई कितना करंट बहेगा ये बताना भाई। तो देखिए एनोड मेरा -4 वोल्ट पे है और ये भाई आपका -1 वोल्ट पे है। इसका मतलब क्या है, डायोड का भी भाई फॉरवर्ड बाइस होगा ही नहीं भाई, ये लोअर पोटेंशियल पे है ना, एनोड मेरा ज़्यादा नेगेटिव है एज कम्पेयर टू कैथोड भाई, तो ये हमेशा ऑफ रहेगा, मतलब कोई करंट बहेगा ही नहीं भाई इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाफ वेव रेक्टिफायर is being used to rectify alternating error frequency, इतना the number of pulses of rectifier current obtained in 1 second। तो 1 सेकंड में कितना हो भाई, 1 सेकंड में 50 ही बनेंगे भाई, सीधी सी बात है, समझ गए। 1 सेकंड में जो भी पल्स बनते हैं उसे तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी भाई। तो 1 सेकंड में हाफ वेव रेक्टिफायर से जो आउटपुट बनेगा वो 50 साइकिल बनेगा भाई, और इनपुट का 50 बनेगा। अगला है करंट इन द सर्किट शोन, भाई करंट बताना है आपको। तो भाई सबसे पहले देखिए सप्लाई के हिसाब से मेरा प्लस है, ये माइनस है भाई, तो ये डायोड मेरा ऑन हो जाए, ये ऑफ हो जाएगा भाई, ये ऑफ रहेगा मतलब ऊपर वाला ये काम नहीं करेगा, तो ओवरऑल ये मेरा आएगा। तो भाई करंट कितना आएगा, I = V, V मेरा 5 है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो 5/50 यानी 1/10 यानी 0.1, ठीक है भाई, 0.1 एम्पीयर आएगा। आगे आता है, ठीक है ना, यानी इसका भाई सॉल्व नहीं किया तो 50/5 यानी 1/10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपके लिए भाई ये सर्किट थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, ए बी है ना, तो भाई ये वी ए मेरा बड़ा भाई, वी ए मेरा बड़ा मतलब इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे भाई, ठीक है। तो बोल रहा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क भाई, तो ये प्लस है माइनस है, तो क्या भाई अगर ये 12 वोल्ट है तो 23 वोल्ट है, तो इसके पास भी है, दोनों पैरेलल में लगे हैं ना भाई, ये दोनों पैरेलल में है, लोड के पैरेलल में लगे हुए हैं, मतलब सप्लाई के पैरेलल में है भाई, तो इसके पास 12 वोल्ट है, ये प्लस है माइनस, डायोड मेरा शॉर्ट हो जाएगा भाई, यानी दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, यानी 5 ओम आएगा, 10 पैरेलल 10 यानी 5 ओम। अगला है व्हाट इफ द, इस बार भाई जस्ट उल्टा कर दिया, वीबी को हम लोगों ने हायर पोटेंशियल कर दिया भाई, ये प्लस है ये माइनस है भाई, इसका मतलब क्या है, डायोड मेरा ऑफ हो जाएगा कि भाई ये माइनस हो गया प्लस होगा, तो ये ऑफ हो गया मतलब क्या ये सर्किट काम ही नहीं करेगा भाई, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना होगा 10 ओम के बराबर होगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड बाइस कौन सा है बताना भाई, कौन सा डायोड इसमें फॉरवर्ड बाइस है बताना है। तो फॉरवर्ड बाइस के लिए क्या है भाई, एनोड पे हमेशा हायर पोटेंशियल, कैथोड पे हमेशा लोअर पोटेंशियल भाई, तो ये -4 पे है, ये आपका -3 पे, तो भाई ये तो रिवर्स बाइस है। ये 3 पे है, 5 पे भी रिवर्स बाइस पे है भाई, ये -2 पे है, +2 पे है भाई, यानी -2 पे है ना भाई, ये लोअर पोटेंशियल हाई रिवर्स, तो बचा गया 0 वोल्ट भाई, तो 0 वोल्ट बड़ा होता है एज कम्पेयर टू -2 वोल्ट, ठीक है ना भाई, 0 हमेशा बड़ा होता है -2 से, तो ये हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल, ये मेरा फॉरवर्ड बाइस है, यानी थर्ड आंसर होगा इसका ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोलता है रिवर्स बाइस कौन सा डायोड है इसमें, तो रिवर्स बाइस के लिए क्या है भाई कि कैथोड पे मेरा हायर पोटेंशियल होना चाहिए, तो कैथोड पे देखिए 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है भाई, तो ये तो फॉरवर्ड बाइस है, ठीक है ना। रिवर्स बाइस आपसे पूछा है, ये आपका -5 पे यानी लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल, -5 और ये 15 भाई, तो ये भी फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। ये 10 पे है, ये 0 पे है, यानी यही आपका कि भाई एनोड मेरा 10 पे है और ये 0 पे है भाई, तो अगेन ये फॉरवर्ड बाइस है भाई। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन है भाई, क्योंकि रिवर्स बाइस पूछ रहा ना भाई, तो ये मेरा 0 वोल्ट पे है कैथोड और ये मेरा -5 पे भाई, समझ गए। तो एनोड मेरा छोटा है कम्पेयर तो भाई ये मेरा रिवर्स बाइस यानी पहला आंसर हो जाएगा। अगला करते हैं। बोलता है फॉर फुल वेव रेक्टिफायर मिनिमम कितना चाहिए भाई, 2 चाहिए, सेंटर टैप में 2 चाहिए था और ब्रिज टाइप में 4 चाहिए, तो मिनिमम पूछा, तो मिनिमम के लिए आपको यहाँ पे सेंटर टैप वाला मॉडल यूज करना है। आगे बढ़ता है भाई। अगला क्वेश्चन है, सर्किट दिखा रखा है कॉन्टेन 2 डायोड विद अ फॉरवर्ड डायोड रेजिस्टेंस 50 ओम। अच्छा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भाई मतलब डायोड के चलते जो रेजिस्टेंस आ रहा है 50 ओम आ रहा है भाई, एंड विथ इनफाइनाइट रिवर्स रेजिस्टेंस, और रिवर्स बाइस में ये डायोड जो है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा, करंट थ्रू द 100 ओम रेजिस्टेंस। करंट बताना भाई, देखिए बता देता हूँ कितना आएगा। पहले बताइए कौन सा डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा, ये तो रिवर्स बाइस हो जाएगा भाई, ये रहेगा, ठीक है फॉरवर्ड बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस होते ही भाई 50 ओम का रेजिस्टेंस शो करेगा, कि प्लस है ना, ये माइनस थे, प्लस हो जाएगा माइनस, फॉरवर्ड बाइस हुआ ना, समझ गए। तो ओपन ही भाई, तो ओपन भाई ये कोई मतलब नहीं है इसका, तो ये है। तो करंट बता दीजिए, वोल्टेज मेरा कितना है 100, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना 50 200 200 200 वोल्ट 200 ओम भाई। अच्छा एक ये भी तो है सीरीज में 300 ओम, ठीक है। तो I = V अपॉन, तो भाई 2 दूर कट जाएगा, कितना है 1/3 1/3 का मतलब कितना, ठीक है। देख लेते हैं इसका आंसर, 121 का भाई 1/3 है ना, एक मिनट
1 डिवाइडेड बाई 3 है ना भाई, तो पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो 3 3 9, कहाँ गलती किया भाई हम लोगों ने, 200 300, 1 मिनट, क्वेश्चन भाई 121 ही तो है, तो 121 में क्या गलती कर दी हम लोगों ने। ओके ओके, ये 6 है ना भाई, यहाँ पे वोल्टेज मैंने 6 लेना है ना, 6/300, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/50, 1/50 कहना मतलब कितना, ये आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंक्शन डायोड इज आइडियल, मतलब इसमें कोई ड्रॉप नहीं दिखाया, द करंट थ्रू द डायोड। तो करंट भाई 0 होगा, क्योंकि भाई ये 1 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है आपका, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस दोनों वोल्ट है। इसमें केवीएल लगा लिया ना, मान लेते केवीएल लगाते हैं भाई, ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा 2 - I × 100 माइनस, क्योंकि भाई हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आ रहा है, तो माइनस हो जाएगा ये 1 वोल्ट = 0। तो ओवरऑल क्या आएगा आपका बताइए, I = क्या आ जाएगा, I = हो जाएगा 2 - 1 डिवाइडेड बाई 100, यानी 1/100, 1/100 का नोट कितना, तो कोई करंट नहीं बहेगा भाई, क्योंकि एट द एंड भाई ये प्लस है इसका, ये भी प्लस है ना, केवीएल लगाते हैं, यहाँ चलते हैं ना, इधर ही चलते हैं भाई। मतलब एट द एंड भाई इसी वोल्टेज का रहेगा ना, 1 वोल्ट इसी का रहेगा भाई, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए तो ओवरऑल 1 वोल्ट बचेगा, ये इसको हटा दीजिए अब, ठीक है ना। तो ओवरऑल भाई ये प्लस है, माइनस, ये हायर पोटेंशियल है भाई, ग्राउंडेड मतलब 0 वोल्ट, यानी 0 वोल्ट पे भाई, ठीक है ना। तो ये हमेशा रिवर्स हुआ है, करंट मेरा 0 रहेगा इसमें, समझ में आया। तो मैनुअली देख लिया, आप केवीएल लगाते हैं, केवीएल से भी आना चाहिए भाई। मान लेते हैं इधर ही चलते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 1 वोल्ट माइनस, इसमें तो कोई ड्रॉप होगा नहीं भाई, मान लेते हैं जो करंट बह रहा है भाई I मान लेते हैं, तो I × 100, और ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, माइनस हो जाएगा, = 0। तो 1 माइनस यहाँ पे 2 वोल्ट है, = क्या हो जाएगा 100 × I। तो भाई कितना आ जाएगा बताइए, वोल्टेज कितना है, नेट वोल्टेज कितना है, -1 वोल्ट के बराबर है भाई, समझ में आया, ठीक है। तो करंट नहीं बहेगा भाई, सिंपल वे में आपको ध्यान देना, ठीक है। ओवरऑल इसके चलते भाई 1 वोल्ट का इफेक्ट रहेगा, और डायोड मेरा रिवर्स वाइज रहेगा। आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायोड इज कनेक्टेड टू 20 वोल्ट RMS AC इन सीरीज विद अ कैपेसिटर शोन इन द फिगर भाई, ठीक है। बोलता है द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भाई। तो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था भाई, ये जस्ट समझाया, पहले 220 को भाई आप मैक्सिमम वैल्यू में बदलिए, कितना आएगा 220 × √2 कीजिए, ये आएगा 311.12, ठीक है भाई। तो ये जो कैपेसिटर है यहाँ तक तो चार्ज ही होगा भाई, यानी π/2 तक ये चार्ज कंडक्ट करेगा, समझ गए। फिर ये डायोड मेरा रिवर्स बाइस हो जाएगा, ओपन हो जाएगा भाई, समझ गए। तो ओवरऑल कितना वोल्टेज आएगा 311.1 वोल्ट पे ये कैपेसिटर चार्ज होके ओपन हो जाएगा भाई, फिर कभी कंडक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि लोड मेरा ओपन है। आगे बढ़ते हैं। द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन, तो भाई जो थिकनेस होता है भाई वो 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, 10⁻⁶ का मतलब 1 माइक्रो बोलते हैं भाई, ठीक है। तो याद रखने वाला क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन है भाई, बोलता है इफ द फॉरवर्ड वोल्टेज इन अ सेमीकंडक्टर डायोड इज इतना टू इतना, ठीक है भाई। फॉरवर्ड वोल्टेज को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो मतलब रेजिस्टेंस बताना है, यहाँ पे AC रेजिस्टेंस होता है। AC रेजिस्टेंस का मैंने आपको बताया था ना, स्मॉल RD से दिखाते थे, चेंज इन वोल्टेज बटा भाई R = होता है V/I, तो चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड चेंज इन करंट होता है। तो देखिए, तो वोल्टेज कितना चेंज हो रहा है 0.7 से लेके 0.8, मतलब ये फाइनल वोल्टेज इनिशियल वोल्टेज भाई। तो फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल भाई, ठीक है। तो फाइनल मेरा 0.8 है, 0.8 में से भाई 0.7 है, तो कितना आएगा 0.1 आएगा, ठीक है। तो ये मेरा वोल्टेज चेंज है। करंट कितना है 10 मिली एम्पेयर से 20 मिली एम्पेयर, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो भाई 20 - 10 यानी ओवरऑल 10 मिली एम्पेयर। तो मिली है ना भाई, तो मिली को ऊपर ले जाए तो 10 का पावर यानी 1000 यहाँ पे गुना हो जाएगा, ठीक है। काट देंगे, कितना आएगा 10 ओम के बराबर आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से भाई सारा का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट सेशन भाई हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांजिस्टर।